हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। कॉपी में लास्ट क्या लिखा हुआ है बताओ, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। जब फॉर्मूला लिखा तुमने ये वाला फॉर्मूला लिखा ना, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू का तो पहला फॉर्मूला सब था, फिर फ्यूचर वैल्यू लिखाना चालू किए हम, है ना। तो शुरू में हम लोग पढ़े कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी पढ़ेंगे। ओके, तो नीचे तुमने क्या लिखा वहां पे? हाँ, तो फिर खाली 1+r मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आएगा ना, तुम समझो बाकी सब कुछ सेम है। अगर रुपया बिगिनिंग में इन्वेस्ट होता है, रुपया एंड में इन्वेस्ट होता है, तो फर्क क्या है? रुपया आप उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल है तो 5 बार इन्वेस्ट कर रहे हो। बिगिनिंग में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल आपका रुपया ज्यादा बाजार में रहेगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। तो सर कैसे करें उसका आंसर को? कुछ नहीं, 1+r। जैसे एक तो फंडा क्या है, जैसे 100 रुपए तेरा प्रिंसिपल है, 1 साल का ब्याज है, तो इंटू 1+r⁴ नहीं करते हो क्या? P इंटू 1+r⁴ तो वो 1+r से मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 साल का ब्याज ऐड हो जाएगा। पर मल्टीप्लाई करना ऐड हो जाएगा, मैं क्या बोला? मल्टीप्लाई करना ऐड हो जाएगा। सर नहीं समझे, फालतू बात बोलते हैं आप। इधर सुन बेटा, जैसे 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, 12% इंटरेस्ट है। 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, 12% इंटरेस्ट है, तो 12 रुपया ऐड होगा। 100 रुपया में 12 रुपया ऐड होगा 1 साल का, तो 112 रुपया बनेगा 1 साल बाद। अरे 12% जल्दी, ये तो ठीक है। अब आप ये करो, 112 आएगा, देखो 100 इंटू 1.12 टू दी पावर 1, तो 1.12 टू दी पावर 1 करोगे तो 1.12 ही तो रहेगा, तो कर दो 112 आ जाएगा। तो जब हम 1.12 से कोई चीज को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उस अमाउंट में 1 साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। तो बिगिनिंग और एंड में यही फर्क है। अब तुम बोलोगे सर आप एक बात बताइए, हम 1-1 लाख रुपया करके 5 बार इन्वेस्ट करेंगे, 1-1 लाख रुपया करके 5 बार इन्वेस्ट करेंगे और फिर हम पैसा वापस ले लेंगे। मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट किए, फिर 1 साल बाद और 1 लाख किए, फिर 1 साल बाद और 1 लाख किए, फिर 5 साल बाद पैसा वापस ले लेंगे। तो सर इसमें आप खुद बच्चे बोल रहे हैं, इसमें सर आप खुद सोचिए, एंड में इन्वेस्ट करने का लॉजिक कहां है? आप सोचिए, पहला इन्वेस्टमेंट 1 साल के एंड में किए, तो वो पैसा तो 4 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा, क्योंकि पहला साल के एंड में इन्वेस्ट किए, 5वां साल के एंड में आप पैसा निकाल लेंगे। फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट किए, तीसरा किए, तीसरा के एंड में, चौथा किए 4th ईयर के एंड में, 5वां करेंगे ही क्यों? 5वां अगर 5th ईयर के एंड में आप इन्वेस्ट करेंगे और 5th ईयर एंड में आप पैसा वापस ले लेंगे, ये कैसा कहानी है? ये कहानी गंदा है। तो सर ये फॉर्मूला काहे बना? ये फॉर्मूला ऐसे ही बना, किसी को अगर बिगिनिंग में इन्वेस्ट करना है तो ये फॉर्मूला वाले नहीं बोला 1+r से मल्टीप्लाई कर लो भाई, लड़ाई मत करो। और ये पॉपुलर है फॉर्मूला, एंड ऑफ द ईयर में इन्वेस्ट करने वाला। सारी बुक में आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं, सर ये फालतू बढ़ाइए। बताइए, आप पहला रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल बाद ना उठाएंगे, फिर दूसरा वाला इन्वेस्ट करेंगे तो 4 साल बाद उठाएंगे, तीसरा वाला 3 साल बाद, चौथा वाला 2 साल बाद और 5वां वाला 1 साल बाद उठाएंगे ना। वैसा ही ना करेंगे। अगर वैसा करना हो, इस आंसर में 1+r, इधर देखो ये आंसर जो भी आएगा इसमें 1+r मल्टीप्लाई कर देना, उतना पैसा तेरे को वापस मिलेगा। नहीं समझे? तो ये आपके देखने का, आपके नजरिए का प्रॉब्लम है। हम लोग जो फॉर्मूला आपको दिए हैं वो एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट का है, बिगिनिंग का आप डिजाइन कर लो। ओके, अब नीचे लिखो, अच्छा उतना लिख के तुम रुक गए थे ना, वहीं पे नीचे लिखो, उसी जगह पे, डोंट क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ,
जस्ट राइट देयर इन ओनली. हाँ, सबसे लास्ट वर्ड 1 + R लिखा हुआ है ना. गुड, लिखो. सेम पैरा में, दिस पैराग्राफ नंबर 3 चल रहा है ना. लिखो, दिस फॉर्मूला shows us the power of compounding. जो मैं कल बोला था, ऑब्सीन फिगर आया था, याद है 100 साल में. पावर ऑफ कंपाउंडिंग. एंड दिस विल एक्सप्लेन the power of, ये वाला वर्ड, इसका फुल फॉर्म बताओ. SIP. जब भी आप पढ़ोगे FM, मार्केट, कैपिटल मार्केट, SIP वाला वर्ड आएगा. क्या है SIP? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. फिर से बोलो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. क्या लिखा बोल, फिर से बोलो, पूरा बोलो बेटा. SIP फुल स्टॉप. वन कैन अंडरस्टैंड. ये तुम्हारे लिए FM की पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारे लाइफ का लेसन के रूप में काम करेगा. FM में तो काम करेगा ही, पूरी लाइफ में काम करेगा ये चीज. अगर आप इसको सीरियसली मान लेते हो, सीरियसली, खाली पढ़ाई के रूप में नहीं, सीरियसली मान लेते हो, ऑब्सीन अमाउंट बना के रिटायर करोगे. जब मरोगे अपने बाल बच्चों के लिए, मतलब जो नाती पोता होगा ना, उसके लिए ऑब्सीन अमाउंट छोड़ के मरोगे. नहीं समझे? अगर आप इसको मान लिए तो. मैं माना बहुत देर से, अपने बच्चे को पहले दिन से मनवा रहा हूं. भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, सबको पहले दिन से मनवा रहा हूं. ठीक है, लिखो. क्या लिखा? एंड एक्सप्लेन्स. वन कैन अंडरस्टैंड हाउ people became rich by using this formula. माने लोग फॉर्मूला यूज करके रिच बने नहीं बोल रहे हैं. तुम इस फॉर्मूला को यूज करके समझ पाओगे कि लोग कैसे, हाँ, पैसे वाले बने हैं. वॉरेन बफेट हमेशा बोलते हैं, हमेशा बोला, कोई जरूरत ही नहीं है इक्विटी सिलेक्शन करने का, कुछ करो ही मत, डोंट डू एनीथिंग. जो बोला बेवकूफ रहेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा. सुनिएगा ये सब इंटरव्यू, मैं जो बोलता हूं कभी झूठ नहीं बोलता. सुनिएगा कभी भी मिलेगा तो. मतलब कुछ नहीं करना है, इंटेलिजेंट बनना ही नहीं है, जाके मार्केट में पैसा लगा दीजिए. कोई इक्विटी सिलेक्शन करना नहीं है. निफ्टी खरीद लीजिए, नैस्डैक खरीद लीजिए, डाउ जोन्स खरीद. डाउ जोन्स अमेरिका का इंडेक्स. यूनाइटेड स्टेट पूछे क्यों नहीं डाउ जोन्स? जब मैं बोला तो नहीं समझ में आया था ना डाउ जोन्स, तो पूछना चाहिए ना बेटा. पूछो, डांटेंगे नहीं, बहुत प्यार से बताएंगे हर चीज, कभी नहीं डांटेंगे. FM में क्यों डांटे बेटा? एकदम नया है. अकाउंट्स में तो फिर भी डांटने का मेरा हक है. सैलरी, बार बार सैलरी, साला सैलरी ही रहता है. पर अकाउंट्स तो नया, मैंने FM तो नया है ना बेटा. तो मतलब कुछ मत खरीदो, डाउ जोन्स खरीद लो. डाउ जोन्स अमेरिका का इंडेक्स है. जैसे हमारा निफ्टी सेंसेक्स है ना, वैसे अमेरिका में डाउ जोन्स नैस्डैक है. नैस्डैक, ये देखो, NASDAQ, नैस्डैक. और डाउ जोन्स, ये रहा डाउ, ये रहा जोन्स. ये हमारा निफ्टी, ये हमारा सेंसेक्स. हेलो, ठीक ठाक. ये अभी सब भूल गया मैं
चाइना में है, चाइना बोलते हैं, जापान में है निक्की, के 2 ठो है कि ई 2 ठो है मेरे को नहीं मालूम, बट निक्की। अलग अलग। हांगकांग में है हांग सेंग। हांगकांग। चाइना का कैसे भूल गया मेरे को नहीं पता, चाइना आदमी नहीं भूलता है, पर मैं कैसे भूला अभी याद नहीं, थोड़ी देर के बाद मेरे को याद आ जाएगा, मैं तुमको बता दूंगा। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, सिस्टम के थ्रू से अलाउड है कुछ कुछ ग्लोबल इक्विटी खरीदना, बट उसको ग्लोबल इक्विटी बोलते हैं, बट उस सिस्टम से मैं कभी भी किया नहीं आज तक, तो मैं प्रैक्टिकल नहीं बता पाऊंगा। बट देयर इज ए वे इन विच वी कैन इन्वेस्ट ग्लोबल इक्विटी। वैसे मैं कैसे करता हूं मैं बताता हूं। मैं पराग पारिक म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूं, और पराग पारिक वाला शायद 20% फॉरेन इक्विटी में लगाता है। तो मैंने अगर 100 रुपया पराग पारिक को दिया तो 20 रुपया वो फॉरेन इक्विटी में लगाता है। तो मेरा इनडायरेक्ट पैसा फॉरेन इक्विटी में चला जा रहा है ना। तो मेरे को ऐसा फॉरेन इक्विटी बहुत पसंद है। जब इंडिया इज ग्रोइंग एट दिस स्पेस, वाई टू गो फॉर फॉरेन इक्विटी यार। अमेरिका में कोई बहुत बड़ा मंदी वंदी आए तब सोचेंगे। वही ये निफ्टी, इसको खरीद लीजिए बस डायरेक्ट। बताऊंगा मैं बहुत दिन तक इन सब चीजों के बारे में। अब इसको कैसे खरीदेंगे, तो आंसर ही जिसका समझ लो शेयर है। जैसे रिलायंस का शेयर है ना, वैसे इसका शेयर है। सर निफ्टी कोई कंपनी है क्या, उसका शेयर होगा? ज्ञान मत दे। ज्ञान देना मेरे को नहीं, मतलब मेरे को अभी सुनना पसंद नहीं। क्वेश्चन पूछ 1000 ठो, अभी तुम बच्चा है। हाँ, तो वैसे ना इसका शेयर मतलब वैसे शेयर नहीं है जैसे तुम सोचते हो कंपनी के जैसा, बट इसका समझ ले शेयर के जैसा ही एक प्रोडक्ट है निफ्टी 20, एकदम सेम टाइप का है। बस निफ्टी बढ़ेगा तो निफ्टी 20 भी बढ़ेगा। तो निफ्टी खरीद लीजिए, मिलता है तो निफ्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में खुला बिकता है, ओपन। अभी इसके बारे में एक बार इतना ही, क्लास खत्म होएगा तो पूछ के जाइएगा। मैं पहले अपना काम पढ़ाने का कर लूं। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, और तुम समझ पाओगे लोग पैसे वाले कैसे बने। सारे लोग यही बोलते हैं कि 50 साल जब मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद हम पैसा वाला बनने की तरफ मूव किए। 50 साल तक मारामारी ही था। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आपको दिखाई देगा 30-35 साल कंपाउंडिंग होने के बाद। अब मैं आपको दिखाता हूं उसी फॉर्मूला का इंपैक्ट, जो ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस R टू दी पावर N माइनस 1 बाई R। अब कुछ नहीं, अगर 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना? 1000 तो इजी बोल रहे, मंथली एकदम इजी है। 1000 रुपया मंथली तो तुम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पापा 15,000, 16,000, 20,000 भेजते ही हैं, 1000 बचा सकते हो। इधर उधर अगर खर्चा नहीं करो, 10-12 टो चाय और 2-3 टो झूठ मूठ का जो डिनर करते हो, 3 पिज्जा जो मंगाते हो भाई, उसको अगर रोक दो तो 1000 रुपया नहीं बच जाएगा जिंदगी में। फालतू बातें जितनी करा लो, जो मैं बोलता हूं वो सच है, कड़वा लगेगा तो अलग बात है। 1000 रुपया आप अगर महीना का इन्वेस्ट करते हो, 15% का अगर एनुअल कंपाउंडिंग है, यानी 1.125 का मंथली कंपाउंडिंग हो गया। 1.125 का मंथली कंपाउंडिंग हो गया ना। और 50 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो, 50 साल, अभी तुम 20 साल के हुए हो, 50 साल माने 70 साल के तुम हो जाओगे। मान लो मैं 70 साल में तुम मरने वाले हो, से SAY से, तो 50 साल में ये 1000 रुपया करके जो इन्वेस्टमेंट है कितना बनेगा अंदाजा है? आओ दिखाता हूं। 1000 खैर बहुत ज्यादा, वैसा 78,000 करोड़ तो नहीं बनेगा, पर करोड़ 2 करोड़ तो बन ही जाना चाहिए। देख, 1000 इंटू 1.125 नहीं 1.0125 ना रे,
1.0125 टू दी पावर 600 माइनस 1 बाई 0.0125। अब मेरे को पता 600 क्यों लिखा बेटा मैंने? 50 साल और 12 महीना। याद है ना, मंथली कंपाउंडिंग होने से रेट को डिवाइड कर देते हैं और वक्त को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तुम बोलोगे सर अब 600 बार बैठ के कौन मल्टीप्लाई करे? करो ना, 5 मिनट लगना है, देखें तो सही कि 1000 रुपया भी कितना बन सकता है। देखने में क्या बुराई है? अनुपम एसी चला यार। ऐसे सीरियस टाइप का परेशान मत, आराम से काउंटिंग करो। हाँ, हड़बड़ाओ मत, टाइम दो। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 1600। एक 127,920 12,79,20,000 12.80 करोड़। अरे ठीक है सर, आप कैसे किए लास्ट में 1600? एक तो जल्दी से, आप तो 600 बार तो कैलकुलेट किए नहीं। किए क्या आप? हम 300 बार किए, इंटू 2 किए। हम 150 को इंटू 4 करते और अच्छा रहता। याद है, अगर 150 कर देते हो, इंटू 4 कर दोगे तो 150 वाला कर दोगे, फिर उसको 2 बार स्क्वायर कर दोगे तो याद है ना, वो रूल आप लोग पढ़ते थे। बट ये आंसर है भाई 1000 रुपया करके। हाँ, अप्रोक्सीमेटली ठीक है। 12 करोड़ 80 लाख रुपया बनेगा। 1000 रुपया महीना करके इन्वेस्ट करते, कुछ नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। वेयर पीपल मिस द कंसिस्टेंसी। छोड़ना नहीं है एक भी इन्वेस्टमेंट। जिस तरह से सुबह उठ के ब्रश करना कभी नहीं छोड़ते, वैसे ये काम करना होगा। ऑब्वियसली फायदा ना मत बोलो, उतना बड़ा वेल्थ बनेगा। मैं छोड़ू इस बात को? तो ये मैं तुमको दिखाना चाहता था। कॉपी में लिखो, क्या लिखा बोलो। हाँ लिखो, इफ ₹1000
per month is invested per month, SIP per month, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली इन्वेस्टमेंट या ईयरली इन्वेस्टमेंट हर बार करना पड़ता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को बोला ही जाता है हर महीना इन्वेस्ट करो, हर महीना 1 तारीख, हर महीना 6 तारीख, हर महीना 7 तारीख इन्वेस्ट करो। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करना है, अगर इक्वल अमाउंट करना है वेरी गुड, एन्युटी इन्वेस्ट करो। क्या लिखा है? इफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एवरी मंथ एंड कंपाउंडेड एट 15% CAGR, कंपाउंडेड एट 15% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR ये पॉपुलर वर्ड है, बहुत बड़े बड़े लोग कैगर बोलते हैं, कैगर। CAGR को बड़े लोग, CAGR बोलने में टाइम लगता है ना, CAGR कैगर। आप बोल सकते कहां से कैगर बना? भाई हमको मत पूछो कैगर कहां से बना, कैगर लोग बोलते हैं तो मैं सुनता हूं, तो मैंने आपको बताया। For 50 years, will make approximately 13 crore rupees. ₹1000 कोई भी निकाल सकता है, बोलो हाँ या ना? हाँ, कोई भी निकाल, घर का बच्चा निकाल ले। आजकल के घरों के बच्चों को देते हैं भाई साहब ₹1000 पॉकेट मनी महीना का, बोलो देते हैं कि नहीं? तो इन्वेस्टमेंट सिखाइए बच्चों को, बच्चों को फिनेंशियल लर्निंग दीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूं 9, 10th में होना चाहिए पढ़ाई, फिनांस का पढ़ाई 9, 10 में होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने माँ बाप को जाके बोल सकें कि गलत जगह पे लालच में इन्वेस्ट करने से अच्छा है मार्केट में इन्वेस्ट करिए। वो लोग गलत जगह में लोगों को पैसा दे देते हैं, सहारा पहारा टाइप के लोगों को। बोलने दो ना, सहारा टाइप के लोगों को पैसा। LIC इज नॉट अ बैड, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप सिक्योरिटी खरीद रहे हो। डोंट टॉक LIC। सहारा वालों को जो पैसा दिया लोगों ने, मैं छोटा था, CA कर रहा था उस वक्त, जब जब किया होगा तब मैंने बोला ये साला डूबेगा पैसा, और डूबा। सर कैसे पता चला आपको डूबेगा? अरे कहानी इज नॉट दैट, ब्याज पे वो पैसा ले रहा है तुमसे और ब्याज पे लगा रहा है, कैसे वो 12% का रिटर्न दे देगा भैया? मार्केट ही दे पाएगा ना 12% का रिटर्न, ब्याज तो 7% का रिटर्न ही देगा। वो कैसे 2 3 4 5 गुना कर देगा भैया? ये लर्निंग दो बच्चों को कि कोई भी तुमको अगर बोलता है FD से ज्यादा रिटर्न बना करके दे देगा तो पैसा में रिस्क है। इक्विटी मार्केट में रिस्क है, तो वो कहां से बना करके दे देगा? वो रुपया लेके डूबेगा, खत्म काम। हाँ, इनकम भी बढ़ेगा रे पापा, मैं वेल्थ का बात कर रहा हूं अभी माधव। बिना इनकम के वेल्थ कैसे बढ़ेगा? चलो आगे लिखते हैं। सो सर अगर ₹1000 पर मंथ 13 करोड़ बन सकता है, तो ₹10,000 पर मंथ 130 करोड़ तो बनेगा ना, और ₹1,00,000 पर मंथ 1300 करोड़ तो बनेगा ना। तो बड़े लोगों ने जो ऑब्सीन अमाउंट बनाया, आज वॉरेन बफेट 95 साल का है तब ना बनाया यार। आज के 15 साल पहले उसका वेल्थ देखोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मतलब, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आज के कंपैरिजन में कुछ नहीं, क्योंकि बाद में जब बड़ा पैसा ग्रो करता है ना तो और जल्दी ग्रो करेगा ना। 1300 करोड़ रुपया जब आगे ग्रो करेगा ना तो उसको 13,000 करोड़ रुपया बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सो
लीव दिस हियर। इसको हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रूप में पढ़ाते हैं, और आप सब बच्चों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग को, और कुछ नहीं, मैथमेटिकल प्रूफ तो है तुम्हारे सामने, उतना तो मान लो। अरे 15% का CAGR खराब लगता है सर, ये बहुत ज्यादा है, 12 पकड़ ले। अरे साला GDP ग्रो कर रहा है 7% से तो इंडिया का। GDP माने पूरा हिंदुस्तान 6% से ग्रो कर रहा है कि नहीं, हमको बताओ। कभी कभी 9-10 भी पहुंचा देते हैं, खराब होता तो 6 से ग्रो करते हैं हम लोग। जब हिंदुस्तान 6 से ग्रो कर रहा है तो टॉप 30 कंपनियां या टॉप 50 कंपनियां 12% से भी ग्रो नहीं करेंगी रे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है कि नहीं, इंडिया पे भरोसा है कि नहीं, खत्म काम। अगर है तो इन्वेस्ट स्टोरी, बाकी लोगों को बोलने तो जो बोलते हैं। चलो इसको यहीं रोकते हैं, आगे पढ़ते हैं। लिखो। हाँ बोल बेटा। देखिए वही प्रॉब्लम है, आप करिए ना, वो ज्यादा पैसा आप अलग हिसाब में रखिए। ये मैंने उसका मैं कैलकुलेशन तुमको दिखा नहीं पाऊंगा। एक तो ज्यादा या कम जैसे ही कहानी आ गई ना, कंसिस्टेंसी इज गॉन। वहीं पे तुम ज्ञान लगाने लगे, और जहां तुम ज्ञान लगाने लगे तुम अपने आप को ज्ञानी, वही तो बोला ना वॉरेन बफेट, बेवकूफ विल मेक more money than intelligent people if they are consistent। तुम तो इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हो ना बेटा, वापस बेवकूफ बन के आओगे। हम लोगों की यहां कहावत है कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, दूबे जी बन के वापस आए थे। सो ये मान के मैं नहीं बोलता कि तुम ज्ञान लगाने से ज्यादा रुपया नहीं कमा पाओगे, नो। मैं तुमको कंसिस्टेंट होने का एडवांटेज गिना रहा हूं। तुम अगर कंसिस्टेंट प्लस इंटेलिजेंट हो, विल मेक मच मोर मनी। बट जो इंटेलिजेंट रहता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता, ज्ञान लगाता है ना वो। मैं हूं ना उसमें से। वो पागल है वो, ही इज मैड, ही डजंट नो एनीथिंग, ही इज सिक, ही नीड्स सम ट्रीटमेंट। बेवकूफ प्राणी। अरे मैं बात करूंगा उससे, मेरी रोज बात होती है, मैं कर लूंगा बात। अगर उसने बोला है तो ही इज सिक, उसको इलाज की जरूरत है। मैं ये सब ब्लंट बोल देता हूं, वो लोग को बुरा भी नहीं लगता, मतलब मैं इसी तरह का हूं कि हाँ मैं ऐसे बोल देता हूं। सो नहीं बेटा, वो गलत जानता है मेरे बारे में, मैं बेवकूफ हूं। प्लीज, मैं बेवकूफ हूं क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। मैं इंटेलिजेंट आदमी इनकंसिस्टेंट जब हो जाता है तो बेवकूफ बन जाता है वो। और इंटेलिजेंट आदमी को इनकंसिस्टेंट होना बहुत नॉर्मल, उसको अपने ऊपर घमंड होता है बेटा। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बेकार समझता है, वो लगता है इससे ज्यादा तो हम ट्रेडिंग करके कमा लेंगे। आप छोड़िए ना उन सब बातों को यार। मैं क्या बोला, मैंने जो गलती करी वो आप ना करो। कई बार बोलता हूं ना मैं ये वाली बात, मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ ना, दी एंड ऑफ द स्टोरी। और मैं तो बोल रहा हूं आई एम अ फेलियर इन दिस। ऐसा नहीं कि मैंने रुपया नहीं कमाया, जितना कमाने की औकात थी, लर्निंग जैसा था, उसके हिसाब से नहीं कमाया। अब मेरे को लगता है कि यहां से मैं जो कमाऊंगा वो अलग होगा। नाउ दैट कंसिस्टेंसी हैज कम, एवरीथिंग, डिसिप्लिन हैज कम, पेशेंस हैज कम, जो चीज चाहिए वो अब मेरे पास है। एनीवे, मेरी स्टोरी बाद में सुनते रहना। मेरी ये वाली स्टोरी फेलियर की स्टोरी है, टीचिंग वाली स्टोरी सक्सेस की है, इक्विटी मार्केट फेलियर की है, प्रॉपर्टी मार्केट सक्सेस की है। बट इक्विटी मार्केट में फेलियर मतलब मैंने रुपए खोए नहीं है। नहीं समझे बात को? जितना टीचिंग से कमाया, जितना प्रॉपर्टी से कमाया, उतना इक्विटी से नहीं कमाया।
सो फेलियर ही बोलेंगे ना यार. इफ यू परफॉर्म्ड नॉट अबव पार, यू परफॉर्म्ड बिलो पार, सो अपन तो फेलियर ही समझेंगे. चलो आगे चलते हैं. अब लिखो बच्चों, ये बहुत सुंदर फॉर्मूला है. लिखो 4 नंबर. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी क्या वर्ड? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी. सर ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी आपको बोलता है, कोई बैंक आपको बोलता है, कोई मिनिस्टर आपको बोलता है कि वो आपको 1-1 लाख रुपया करके अगला 10 साल तक इक्वल अमाउंट में देगा. माने 1-1 लाख, पहले 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, ऐसा 10 बार वो आपको देगा 10 साल में. तो आज आप उसको कितना रुपया देने को तैयार रहेंगे? मैं हमेशा बोलता हूं ना, पहली बार इनफ्लो तो बाद में आउटफ्लो, पहली बार आउटफ्लो तो बाद में इनफ्लो. ये तो क्लियर है. तो हाउ मच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए 1 लाख रुपी एन्युइटी फॉर 10 years? हम वो पढ़ाने जा रहे हैं. ऑब्वियसली 10 लाख से कम आंसर होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख तो टोटल मिला के हमको फ्यूचर में मिलने वाला है. तो हम आज किसी को अगर देंगे तो 10 लाख से तो कम देंगे, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ऐसा ना कुछ देंगे. और ऐसे भी प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम ही. हेलो, सीखे हो ये सब चीज? तो घबराना मत, बहुत प्यारा पढ़ाई है मुन्ना, एफएम के जैसा पढ़ाई नहीं. ओके, तो फॉर्मूला ये है, लिखो P इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस. फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला पूरा सेम है, ऊपर के जैसा. देख देख बेटा, छुपा दिए जानबूझ के. एकदम सेम है कि नहीं बता, बस नीचे में ये मल्टीप्लाई कर दिए. इसका लॉजिक भी दे देंगे, बट अभी टाइम नहीं, छोड़ो ना. माने कोई स्टूडेंट को अगर बुद्धि रहे, थोड़ा मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहे, तो इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकाल भी सकता था वो. सर कैसे निकाल लेता? देख इधर, ये फॉर्मूला हम लिखाए थे. ये फ्यूचर वैल्यू है. फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n. हो गया ना? हाँ तो क्लोज करो ना. इधर आ, जरूरत नहीं ना, सुनो. तो सर ये क्या काम आएगा? मैं बोला जैसे मान लो कोई बिजनेस है, वो बिजनेस बोला हम तुमको हर साल 10-10 लाख रुपया करके देंगे 10 साल तक. तो आज हम उस बिजनेस को खरीदने के लिए कितना पेमेंट करना चाहिए? बाद में 10-10 लाख रुपया करके 10 साल मिलेगा. बिजनेस का लाइफ 10 साल है, 10-10 लाख करके एनुअल इनफ्लो मिलेगा. तो आज हमको कितना पेमेंट करना चाहिए? तो ये कैलकुलेशन काम आएगा ना जी, बहुत जबरदस्त टाइप से. ये वो काम करता है. क्या हम बोलते हैं इसको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी. नीचे लिखो. इसका एक इंटरेस्टिंग दिखाएंगे शॉर्टकट कैलकुलेटर का. लिखो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू of an annual inflow क्या लिखा? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुअल इनफ्लो ऑफ ₹1 lakh for 5 years
at 11% इंटरेस्ट रेट। बच्चों टोटल मिला के हमको कितना रुपया करके कितना साल तक मिलेगा? 1 लाख रुपया करके 5 साल तक, यानी 5 लाख रुपया मिलेगा। हमको उसका पीवी पता करना है, प्रेजेंट वैल्यू पता करना है। तो 5 लाख से तो कम ही होगा ना, क्योंकि 5 लाख से कम मान लो 3 लाख हुआ, तो 3 लाख हम आज देंगे और 1-1 लाख रुपया करके 5 बार लेंगे। हमको 11% का रेट ऑफ रिटर्न बैठना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? 1 लाख इंटू 1.11 टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.11 इंटू 1.11 टू द पावर 5। आप लोग इसको अपने स्टाइल से निकालो, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ये ऊपर वाला आया 1.68506 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.11 इंटू 1.68506 आया ना बेटा? तो ये माइनस कर दें, फिर एक बार डिवाइडेड बाई 0.11 कर दें, फिर और एक बार डिवाइडेड बाई 0.1, इसको भी तो डिवाइड करना होगा ना, और एक बार डिवाइडेड बाई 1.68506 कर दें तो 3.69589 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 3,69,589। अरे ठीक है, वो सब करते रहना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अब ये जो आप लोगों ने निकाला, ये जो अमाउंट है ये वाला, इसका नाम है, फुल फॉर्म तुम बोलोगे, जैसे डीएफ का डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है ना, डीएफ, एएफ का होता है एनवीटी फैक्टर। एनवीटी है ना ये, एनवीटी फैक्टर बोलते हैं इसको, इस अमाउंट को, इसको। सर ये आप शॉर्टकट से लाने बोल रहे थे, पहले मुझे बताओ क्या हम पीवी निकाल रहे हैं? पीवी निकाल रहे हैं? क्या हम डिस्काउंटिंग करके छोटा आंसर निकाल रहे हैं? डिस्काउंटिंग में डिवाइड यूज होता है, कंपाउंडिंग में मल्टीप्लाई, याद होगा। तो कैलकुलेटर पे आप वही बटन टाइप करोगे, 1 पॉइंट बोलो क्या, 11 डिवाइडेड 2 बार टाइप करोगे और बोल दोगे 1 करो, इक्वल टू को 1 बोलो, 2 3 4 5। ये 5 बार का 5 ठो डिस्काउंटिंग फैक्टर है कि नहीं बताओ? अब इसमें जीटी का बटन प्रेस कर दो। जिनके जिनके नहीं आया वो मेरे साथ वापस से करो, बोलो 1.11 डिवाइडेड। अब बोलना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, रुको, 5 में इतना आ गया कि नहीं बोलो। अब जीटी बटन दबाओ, अगर जीटी है तो। आया नहीं आया? सबके आ गया? ये शॉर्टकट है एनवीटी फैक्टर निकालने का, आपको बहुत 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 काम आएगा जब आप कैपिटल बजटिंग पढ़ोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा। अब नीचे 5 नंबर फॉर्मूला लिखो। ये लास्ट है, फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस फॉर्मूला में जो पढ़ाने वाले हैं
और ठीक इसके ऊपर जो पढ़ाए हैं, दोनों में फर्क पहले समझो, मुझे बोलो, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। इसके पहले भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी पढ़ाए हैं, अभी फिर से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी पढ़ा रहे हैं। बीच में बोल दिए परपिचुअल एन्युइटी, माने वो सामने वाला आदमी बोला हम आपको 1,000 रुपया या 1,00,000 रुपया हर साल देंगे, जिंदगी भर देंगे, आप मर जाओगे आपके बच्चों को देंगे, आपके बच्चे मरेंगे हम उसके बच्चों को देंगे, फॉर एवर देंगे। सर फॉर एवर का कमिटमेंट होता है क्या? वो तो ऑब्सीन अमाउंट का आंसर में आ जाएगा। हम लोग को ऐसा लग रहा है बहुत इजी और बहुत छोटा और बहुत लॉजिकल आंसर सामने आएगा। सर फालतू बात बोल रहे हैं आप। नहीं, हम कॉन्फिडेंस में लाएंगे तुमको यार, तुम विश्वास में आओगे मेरे। सर पक्का फॉरएवर का है? हाँ फॉरएवर का, परपिचुअल एन्युइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुअल एन्युइटी, परपिचुअल अमाउंट तक आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा। सर फॉर्मूला बताइए। ये है फॉर्मूला, बस। सर उससे भी छोटा, हेलो सर इससे भी छोटा, सबसे छोटा। सर विश्वास नहीं है, करा देते है ना, हम सीनियर हैं, 51 साल एज है, इतना साल से फिनांस की दुनिया में है। सर एक बार ना पहले बताइए हो क्या रहा है, देखो क्या हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई बंदा हमको 1,00,000 रुपया करके हर साल देगा, हर साल, और मान लो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10, 11, 12 कुछ भी 10 का है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एन्युइटी अमाउंट 1,00,000 है और R.10 है, तो आंसर कितना आया? 10,00,000 है। तो सर हम अगर किसी को 10,00,000 रुपया खाली दे देते, 10,00,000, खाली 10,00,000, वो हमको जिंदगी भर 1,00,000 रुपया करके देगा, जिंदगी भर, मेरे मरने के बाद बच्चों को, उसके मरने के बाद उनके बच्चों को, हाँ देगा। सर वो पागल है? नहीं, वो एकदम होश में है। सर कैसे? वो इंटरेस्ट दे रहा है सिर्फ। तुम किसी को 10,00,000 रुपया दे दो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो तुमको एनुअली कितना रुपया देगा ब्याज का? फिर अगले साल फिर देता रहेगा ना 1,00,000, जब तक तुम उससे प्रिंसिपल वापस नहीं मांगोगे, वो 1,00,000 करके देता रहेगा कि नहीं। फिर तुम मर जाएगा, तुम्हारे बच्चे को भी देगा, तो ये ब्याज दे रहा रे। कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं? पहले लग रहा था ना अजीब सा अमाउंट आ जाएगा यार, ऑब्सीन अमाउंट करोड़ों में आ जाएगा, ये 10,00,000 छुटकू। चल लॉजिक भी समझ में आया और अच्छा भी लगा। बोलो लॉजिक समझ में आया ना? और इतना छोटा फॉर्मूला है, ये समझ के भी अच्छा लगा। हाँ, अब एक चीज लिखेंगे और उसका फॉर्मूला भी नहीं है और उसका आंसर इनफाइनाइट है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए परपिचुअल एन्युइटी लिखना मत, डोंट राइट, खत्म हो गया पढ़ाई। सर ये क्या है? हम किसी को 1,00,000 रुपया करके परपिचुअल अमाउंट तक देते जाएंगे, परपिचुअल ईयर्स तक, तो वो परपिचुअल ईयर के बाद हमको कितना देगा? ये फॉल्स अमाउंट आएगा कि नहीं, तो दिमाग में लगाओ। हम उसको 1,00,000 रुपया करके परपिचुअल इंफिनिटी तक, फिर वो हमको कितना रुपया देगा? इसका अमाउंट कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है कि नहीं है? तुम मेरे 20 साल के फिनांस के स्टूडेंट मानते हो ना ये बेकार पढ़ाई है। तो एक्चुअली क्या होता है, देख मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया? मैं आपको सबसे पहले पढ़ाया फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल, डोंट आप अपना पेज मत पलटो, हम हैं। मैं आपको पढ़ाया फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो, सिंपल फॉर्मूला A = P × 1 + R⁴ n। फिर मैं पढ़ाया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो,
उसी का उल्टा फॉर्मूला। फिर मैं आपको पढ़ाया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी, कल की क्लास में क्लोज हो गया। फिर आकर के मैं पीओसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आज एक्सप्लेन किया दोबारा, कल भी किया था। 78,000 करोड़ रुपए लाके दिखाए थे, अगर याद है 100 साल तक कंपाउंडिंग हो जाएगा तो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी। फिर हम आज पढ़ाया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी, जो अभी अभी पढ़ाया हम आपको। फिर हम आपको पढ़ाया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपीचुअल एनविटी। तो बच्चे बोलेंगे ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ द परपीचुअल एनविटी भी पढ़ाइए, तो फॉल्स अमाउंट आएगा, इंफिनिटी अमाउंट आएगा। हाँ, परपीचुअल एनविटी का दूसरा नाम है परपीचुइटी, माने आधा यहां से ले लिया, इधर से आधा ले लिया। परपीचुअल एनविटी, परपीचुइटी। ओके, सो ड्रॉप किया बच्चों इस बात को, पढ़ाई कंप्लीट हुआ हमारा। अब मैं आपके सामने वो 5 फॉर्मूला लिखता हूं, आप देख देख के बोलिएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो इज दिस फॉर्मूला। पी लिखने दो, पी और एफ और ए, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और एनविटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपीचुअल एनविटी। इस 5 फॉर्मूला को एक साथ कॉपी में लिख के रख लो, एक साथ। बीच बीच में तो बहुत कुछ भाषण वसन है ना, ये शॉर्टकट के रूप में अपने पास रख लो, काम आएगा। और जब भी कंपाउंडिंग ज्यादा बार होगा, साल में 2 बार, 5 बार, 12 बार, 20 बार, रेट को अकॉर्डिंगली छोटा 2 से डिवाइड कर देना, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, अगर 6 मंथली कंपाउंडिंग हुआ तो। अच्छा, इस बीच आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग भी सिखाए थे, F इज इक्वल टू पी इंटू ई टू द पावर आर एन, याद है? वो भी पढ़ाए थे, वो यहां लिखे नहीं हैं। एक 10 मिनट का छोटा सा लेक्चर लेकर के 10 मिनट का ब्रेक देंगे। हाँ, फिर आकर के पढ़ेंगे नया चैप्टर। देखो, उधर से कुछ क्वेश्चन आया है नमन का और माधव का, और हमको भी कुछ आपको बताना है। ये जो हम लोग बार बार पिछले 2-3 दिन में वर्ड यूज कर रहे हैं, निफ्टी, जैसे कल शाम को, कल मतलब यस्टरडे 3:30, आपको मालूम होगा इंडियन स्टॉक मार्केट opens at 9:15 in the morning and closes at 3:30 in the afternoon. तो 9:15 से 3:30 तक मार्केट चलता है, खुलता है। जैसे कोई बाजार नहीं खुलता क्या? थिएटर एसी मार्केट, सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट, साउथ सिटी, वैसे ये मार्केट खुलता है, स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स होता है, और भी बहुत कुछ होता होगा, मैं अभी जो बता रहा हूं तुम्हारे लिए रेलेवेंट वो बोल रहा हूं। ये वो शेयर होते हैं जो पब्लिक के पास होते हैं,
लिस्टेड कंपनियों के होते हैं। अगर कोई कंपनी अपना शेयर पब्लिक में इशू करी है, लॉ के टीचर लोगों ने बताया होगा, अगर किसी कंपनी ने पब्लिक को शेयर इशू किया है तो उसको अपना शेयर लिस्टिंग कराना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना पड़ता है। फिर उस स्टॉक को, शेयर और स्टॉक सिनोनिम है। ऑर्डिनरी स्टॉक, ऑर्डिनरी शेयर, शेयर ही है। इसलिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एक ही वर्ड का दो नाम है, मतलब सेम चीज का दो नाम है। नाउ अगर कोई लिस्टेड कंपनी का शेयर, माने लिस्टेड कंपनी के शेयर पब्लिक के पास होते हैं, तो अगर पब्लिक को बेचना हो तो मार्केट में जाके बेचेगा, पब्लिक को खरीदना हो तो मार्केट से खरीदेगा। मार्केट बनाया ही इसीलिए गया है। क्यों सर कंपनी से खरीद लेगा, कंपनी को बेच देगा? यह सिर्फ पहली बार होता है। जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो पब्लिक खरीदती है, कंपनी बेचती है। जैसे अभी मान लो जोमैटो ने अपने शेयर इशू किए, पब्लिक ने खरीदे। जल्दी बोलो। अभी जियो फिनांस ने अपना शेयर इशू किया, पब्लिक ने खरीदा। मैं तो उसमें से नहीं खरीदा था। नहीं समझे? तो सर फिर आप कैसे खरीदे? वही शेयर पब्लिक अब बेच रहा है मार्केट में, तो हम भी पब्लिक है, हम खरीद रहे हैं। तो पब्लिक बाइज एंड पब्लिक सेल्स इन द स्टॉक मार्केट, कंपनी सेल्स एंड पब्लिक बाइज इन प्राइमरी मार्केट, जिसको आप पब्लिक इशू आईपीओ बोलते हो, उस मार्केट का नाम है प्राइमरी मार्केट। क्या नाम है? प्राइमरी मार्केट, वेयर कंपनी सेल्स द शेयर्स, पब्लिक बाइज द शेयर्स। फिर पब्लिक के पास जब शेयर आ गया, पब्लिक को रुपया चाहिए, उसकी मां बीमार है, उसको शेयर बेचना है, तो कोई सिस्टम तो होना चाहिए। दैट सिस्टम गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट बना करके प्रोवाइड करा। स्टॉक मार्केट में पब्लिक उस शेयर को बेच के अपना पैसा उठा ले, दूसरा पब्लिक खरीद लेगा। समझे? अब आइए ठीक इसके बाद वाला सेंटेंस समझ में आ रहा है? ये सब लिखाने मत बोलना, ये सब सुनते जाना, नॉलेज लेते जाना। लिखने के लिए कोई भी कहानी चाहिए, जाके गूगल अंकल मार लेना, उसे खोज के कुछ भी कॉपी में लिख लेना। अब आया सर स्टॉक मार्केट में ये निफ्टी क्या कहानी है? तो हिंदुस्तान में दो स्टॉक एक्सचेंज है, बड़े बड़े। मैं रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस का बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस। दो स्टॉक एक्सचेंज है, वन इज एनएसई, अनदर इज बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये पुराना है, ये नया है। ओल्ड है, ये न्यू है। इनके जो बेंचमार्क हैं, टाइम देना, हाँ टाइम, बेंचमार्क बोल करके हम अगर खत्म कर दिए लेक्चर को तो अधूरा से भी कम रहेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी। सर बेंचमार्क इंडेक्स का मतलब बताइए। इसका मतलब छुपा है तुम्हारे बीकॉम इकोनॉमिक्स में, इंडेक्स नंबर बोल के एक चैप्टर पढ़ाई होता था, 11th 12th में भी होगा, इंडेक्स नंबर। हमारे इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको मालूम है किन किन चीजों के दाम से बना है? आटा, चावल, गेहूं, दूध, तेल, सब्जी, इन्हीं सब चीजों के दाम से। वैसे ही इंडेक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होता है मैं आपको बताता हूं कि इसके मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, इसके मैनेजमेंट ने, कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं रजिस्टर्ड, उसका टॉप 50 कंपनी का हम एक इंडेक्स बनाएंगे।
जिसका नाम हम निफ्टी रखेंगे। टॉप 50 कंपनी के सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। वो क्राइटेरिया अभी मैं तुमको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं कभी दिमाग नहीं लगाया उसमें। आपको लगाना हो तो गूगल जी हैं, जरूरी नहीं है, अनंत पढ़ाई हो जाएगा फिर अथाह, नहीं समझे। तो टॉप 50 कंपनियों का सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से इन्होंने डिसाइड किया कि हम उनका एक इंडेक्स बनाएंगे। और वो इंडेक्स जब उन्होंने बनाया तो उसको 100 बोला, बेस इंडेक्स। इसमें टॉप 50 कंपनियों के शेयर के प्राइसेस थे। हेलो। उसके बाद उन कंपनियों के शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते गए। ये एवरेज प्राइस समझ लो, उन 100 शेयर का एवरेज प्राइस है। उनके प्राइस ऊपर नीचे होते गए, 100 भी ऊपर नीचे होता गया। ये 100 1994 में बना था, 1994, थोड़ा और पहले हो सकता है बट मेरे को याद 1994 आ रहा है, तो वही होगा। ऐसे बैकग्राउंड में अगर कुछ चलता रहता है, वो मुंह से निकलता है तो राइट ही होता है। वो आज हो गया है 19,500। आज तो मार्केट बंद है, कल शाम का बोल रहा हूं। 100 से 19,500। तो निफ्टी कुछ नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है। इंडेक्स तो समझते ही हो, इंडिया के हाइट इंडेक्स कैसा है, इंडिया का इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसा है, तो एक एवरेज निकाला जा सकता है कि नहीं हर चीज का। तो वैसे टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है जिसका नाम निफ्टी है, इसीलिए निफ्टी 50 बोला जाता है। निफ्टी 50, निफ्टी 50। अगर आपने नाम सुना हो, जैसे निफ्टी 50, BSE 30, सेंसेक्स 30। सेंसेक्स 30 कंपनियों का इंडेक्स है, उस 30 में से 20-22 कॉमन हैं। क्या मतलब? हाँ, वो 30 टॉप 30 में उधर भी हैं, टॉप 50 में इधर भी हैं। कॉमन सा सवाल पूछूं, कॉमन सेंस वाला, बोल पाओगे? निफ्टी 19,500 है आज, और सेंसेक्स करीब 65,000 है आज। कोई खास कारण या खाली कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, यही कॉन्स्टिट्यूएंट समझ रहे हो? ये 30 शेयर से बना है और ये 50 से बना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट तो अलग अलग हो गए ना। ये कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से है, अलग अलग होने की वजह से, या और कोई खास वजह है? आप राइट हैं, यस। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है। देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फाइंडिंग ईयर कब का है? हमको तो लगता है प्री इंडिपेंडेंस होगा, और सेंसेक्स हमको लगता है पता नहीं, या तो 1932 में आया होगा या फिर 1964 में आया होगा, हमको याद नहीं आ रहा है। बता। और इंडेक्स कब से चालू हुआ? सेंसेक्स कब से चालू हुआ? सेंसेक्स, निफ्टी नहीं। नहीं बे, निफ्टी है वो। वही 18, हाँ 1986 में आ गया था सेंसेक्स। नाइनटीन 86 सेंसेक्स का क्या क्या देखा, क्या टाइप किया रे? अच्छा, सेंसेक्स फाइंडिंग ईयर, ओके। 1986, ओके, गुड। और निफ्टी 1996,
नॉट 94, ओके चलो ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप बहुत सही गेस किए और यही गेस आपको करना है। इसी तरह का काम, बहुत लॉजिकल पढ़ाई है, बहुत लॉजिकल, बट कॉमर्स है, साइंस नहीं है। ओके सो मैं क्या बोला, ये 19,500 है आज के दिन का निफ्टी, छोड़ दो बेटा हो गया। अब इधर देखो ये 65,000 है। अच्छा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लेकिन 1875 में चालू हो गया था। सेंसेक्स जो चालू किया इन लोगों ने, इंडेक्स नंबर, इंडेक्सिंग जो चालू हुआ वो 1986 से चालू हुआ, ऐसा तुम लोग बोल रहे हो, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट ठीक है, इट्स फंटास्टिक। बट पुराना और नया का फर्क है। अब आइए थोड़ा सा और आगे का बात करते हैं, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। देखो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो एक कंपनी है, बोलो, जिसके पास जियो बिजनेस है, जिसके पास पेट्रोल का बिजनेस है, जो डिग्जम का कपड़ा का ब्रांड भी ओन करता है, टेलीकम्युनिकेशन का ब्रांड है, उसने पब्लिक को शेयर इश्यू करके बोलो रखा है, बहुत सारे लोग उसके शेयर होल्डर हैं। तो जब आप रिलायंस के शेयर होल्डर लॉ बोल रहा हूं, जब आप रिलायंस के शेयर होल्डर बनते हो तो फिर रिलायंस आपको डिविडेंड देता है, राइट देता है, बोनस देता है। पढ़ाएंगे आपको इसका अकाउंटिंग, इन्वेस्टर की बुक में भी, कंपनी की बुक में भी, कंपनी की बुक में ये पढ़ा चुके हैं और ये भी थोड़ा सा बताए हैं। बोनस में रिजर्व गिर जाता है और कैपिटल बढ़ जाता है, पर बोनस अभी बताएंगे। डिविडेंड में आपको क्या बोले थे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, याद होगा तो, बट अकाउंट्स नहीं, आज फिनांस। तो जब कंपनी होती है, शेयर होल्डर होते हैं, तो उनको ऐसे ऐसे करके कंपनी रिवॉर्ड देती है, तो लोग कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। जिनके पास सेविंग का पैसा है और जिनको लगता है रिलायंस एक अच्छा कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दे इन्वेस्ट देयर मनी इन दिस। प्राइमरी मार्केट में जब रिलायंस ने इशू किया था तब खरीद लिए थे कुछ लोग, जो तब नहीं खरीद पाए थे वो पब्लिक से मार्केट में खरीद लिए थे, नहीं क्या? तो सर आप बोले निफ्टी भी हम खरीद सकते हैं, ये तो कोई कंपनी नहीं है, नहीं, ये तो इंडेक्स है। यस, तो सर इंडेक्स कोई कैसे खरीदेगा? द आंसर इज, आप एक्चुअल में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद रहे हो, ईटीएफ। आप निफ्टी 20 खरीद रहे हो निप्पॉन का, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, नाम तो सुना ही होगा, हम पढ़ाएंगे भी, हम बताएंगे भी। वैसे समझ लो आप एक म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड का यूनिट्स, जो पैसा आप जैसे ही 1,000 रुपया देंगे ना उस कंपनी को, वो 1,000 रुपया निफ्टी के उस 50 स्टॉक में खरीद के लगा देगा। तो आप इनडायरेक्टली निफ्टी नहीं खरीद लिए क्या? आपका 1,000 रुपया उस 50 स्टॉक में अगर घुस गया, से 20-20 रुपया करके, से बोल रहा हूं, ये सत्य नहीं है। 50 × 20 1,000 होता है ना, पर वो वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। किसी का वेटेज ज्यादा होता है, किसी का वेटेज कम होता है। जैसे 1,000 खरीदोगे ना, 1,000 रुपया, तो रिलायंस आपको खरीदना पड़ेगा 75 रुपीज का। हेलो, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, उतना डिटेल में अभी मत जाओ, अभी खाली इतना समझो कि जब आप निफ्टी खरीदते हो तो निफ्टी तो कोई कंपनी नहीं है, उसका तो कोई शेयर नहीं होता। तो आप किसी म्यूचुअल फंड को कहते हो, अब म्यूचुअल फंड का भला कल सुनाएंगे कभी नेक्स्ट क्लास में, कि ये 1,000 रुपया मैंने तुमको दिया, तुम 50 शेयर में इन्वेस्ट करते, तो इनडायरेक्टली आपका इन्वेस्टमेंट उस 50 शेयर में हो रहा है ना। अब अगर निफ्टी
बढ़ा माने वो 50 शेयर बढ़ेगा तभी निफ्टी बढ़ेगा, तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो नुकसान होगा। तो ऐसे करके निफ्टी 20 खरीदा जाता है। यस, आज जाके गूगल में मारिएगा, हाँ वो उसी तरह से इंडेक्स है और क्या। अभी एक 20 खरीदोगे तो 214 रुपया में मिलेगा। ये 19,500 का ही जुड़वा भाई है। हाँ, ज्यादा पुराना नहीं है निफ्टी का कहानी। ETF ही इंडिया में अभी आया है कुछ दिनों पहले। छोड़ू डिस्कशन को। आज के बाद मेरे बच्चे लोग निफ्टी सेंसेक्स समझने लगे। वैसे ही मैं अगर बोलूं अमेरिका की निफ्टी का नाम है डाउ जोन्स तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगा, या मैं बोलूंगा हांगकांग की निफ्टी का नाम है हांग सेंग, या मैं बोलूं मान लो CAC नाम है परहैप्स फ्रांस का, डैक्स नाम है जर्मनी का, भूल गया सबके नाम। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग नाम नहीं, हमारे सारा 2 नाम नहीं है निफ्टी सेंसेक्स, जैसे इनकी कंट्रीज के अलग अलग नाम नहीं हो सकते क्या। यूके का ऐसे ही कुछ नाम होगा। निक्की हमको पता है, निक्की नाम है जर्मनी का, जापान का। ड्रॉप करूं? गुड। तो ये सब से डरना मत, ये सब एक एक कंट्री का अलग अलग इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है। डन हो गया? तो आज हम लोग कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज किए, चीजों को समझे कि भाई ठीक है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। और एक चीज और समझ, जैसे तू आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है तो एट प्रेजेंट यू आर इन्वेस्टिंग, और तेरे को फ्यूचर में वो पैसा वापस चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू की तो कहानी बनेगी ना, नहीं बनेगी। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा कंपाउंड होता है, एक तो आर तो रहेगा ना, कम बेसी ऊपर नीचे अलग बात है। अब ये आर कब रिस्क फ्री रेट होना चाहिए और कब आरई होना चाहिए, इसका तो हम कहानी बताए हैं ना। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा तो 7% करके कंपाउंड होगा ना, वो तो 15% करके कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले रहे हो। 15% करके कंपाउंडिंग कराना है, तब आपको रिस्क लेना होगा, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मानना है कि वो रिस्क नहीं है। होराइजन बड़ा कर दीजिए, 10 साल में वो रिस्क नहीं है, 1 साल में रिस्क है, 2 साल 2.5 साल में रिस्क हो सकता है। जैसे अगर मान लो कोई बंदा ठीक कोविड के पहले इन्वेस्ट किया, ठीक पहले 19 जनवरी 2020 को 19 जनवरी 2020 को अगर किसी ने इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, तब निफ्टी होता था 13,000। कितना? 13,000, 12,600, 13,000 ऐसे। वो गिर गया 7,000 हो गया मार्च 2020 में, 3 महीना में। और फिर उसको 13,000 क्रॉस करने में समझ लो मार्च भी नहीं, हमको लगता है अक्टूबर 2021 लग गया होगा। माने वापस से 13,000 आने में
साल 1.5 साल लग गया होगा, पर उसके बाद अक्टूबर 2022 आते आते वो 20,000 हो गया। नहीं समझे अभी भी? तो वहां पे भी पैसा लगाने वाला 4 साल के होराइजन में नुकसान में नहीं है। बोलने दो, आप समझ पा रहे हो? नुकसान में नहीं है। वो 13,000 हैज बिकम 20,000 मेरे भाई बहन। अगर 13,000 रुपया भी तुमने इन्वेस्ट किया तो आज 20,000 है कि नहीं है? बोलो। 19,500 तो अभी तुमने देखा ना मार्केट का, 19,500 है। एसआईपी करने से क्या एडवांटेज है? आपका 13,000 में भी पैसा लगा, 1 महीना बाद 12,300 हुआ होगा, उसमें भी पैसा 100 रुपया लगा, फिर 11,200 हुआ होगा 1 महीना बाद, फिर 8,000 भी हुआ होगा। तो तेरा नीचे ऊपर हर तरफ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो तेरा इन्वेस्टमेंट का एवरेजिंग हो जा रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो परचेज प्राइस एवरेज आउट हो जाएगा। और दिमाग लगाने लगोगे ना, दिमाग लगाने लगोगे तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम होएगी कि तुमको लगेगा मार्केट गिर गया है, अभी सारा पैसा लगा देते हैं। जैसे हमारे साथ हुआ, 13,000 कोविड में था, कोविड के पहले, कोविड के 10-12 दिन में वो 11,000 हो गया। $11,000, 10% नीचे, 20% नीचे मार्केट। हमको लगा बस टाइम आ गया, हम अपना 100% पैसा लगा दिए, आज प्रॉफिट में हैं। पर नुकसान समझिए कैसा, जैसे हम 100% पैसा लगा दिए तो उसके बाद जब निफ्टी 7,000 तक आया तो माउथ वाटरिंग दाम मिला हर चीज का, माउथ वाटरिंग। 60 रुपीज में टाटा मोटर, मैंने ऑब्सीन अमाउंट में चीजें मिली, पर मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट वाले आदमी होते, सब पे लगाते ना, सब पे लगाते ना। हम तो टाइमिंग करने गए ना, हम तो सियाना बनने गए, हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे, तभी ना ऐसा किए। और हम हैं इंटेलिजेंट, बट द प्रॉब्लम इज मार्केट आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। दैट इज द प्रॉब्लम। और मार्केट में डिसिप्लिन विंस, इंटेलिजेंस डजंट। सो what happens I tell you, SIP का लॉजिक ही यही है कि आपका ऊंचा मार्केट में भी पैसा लगेगा, नीचा मार्केट में भी पैसा लगेगा, आपका कॉस्टिंग हमेशा एवरेज आउट हो जाएगा। और लॉन्ग रन में इंडियन मार्केट को ऊपर जाना है। 6-7% से अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है तो निफ्टी तो 12-13-15% से तो ग्रो हो करेगा ही करेगा। और अभी तो हमने ग्रोथ देखा कहां है। हमारा स्वर्णिम काल तो अभी आने वाला है। हमारे जो बेहतरीन साल हैं दे आर अबाउट टू कम। 2023 से 2050 तक हम लोग 6% से ग्रो नहीं करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या हमारा ग्रोथ होगा वो हम नहीं जानते। तो वो टाइम पे अगर मेरा इन्वेस्टमेंट अभी किया हुआ रहे धीरे धीरे, और हम वो सब बढ़ती में भी करते रहेंगे, गिरावट में भी करेंगे। अगर यूक्रेन रशिया में वार होता है इन्वेस्टर खुश होता है। नहीं समझे? हमको नीचे में मेरा एसआईपी में माल उठेगा। मैं ये नहीं बोलता वो अच्छी बात है, बट आप समझ रहे हो, इक्विटी, इंडियन इक्विटी मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी है। यूक्रेन के लिए हो सकता है बर्बादी हो फॉरएवर का,
नहीं समझे? बट हमारे लिए ऐसा नहीं है। अब आप बोलेंगे सर जैसा यूक्रेन के साथ रिस्क आप बोल रहे हो, आपके साथ भी तो हो सकता है कल को अमेरिका आपका दुश्मन बन जाए, आपको ऊपर अटैक मार दे और आप खत्म ही हो जाए जे कंट्री। इफ यू थिंक दैट इज ए पॉसिबिलिटी देन यू डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया, गो एंड इन्वेस्ट इन यूएस। प्लीज प्लीज लिसन, बोलो मत। इस तरह से इलेबोरेट करके मैं कम बोलता हूं, इसको सुनो प्यार से। एंड इफ यू थिंक ऐसा कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान संभाल लेगा सारी चीजों को, नहीं समझे? देन बी इन इंडिया यार, अमेरिकन आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। नहीं समझे बात को? दोज पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, वो भी रोज रोज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जाते मार गूगल में 600 ट्रिलियन डॉलर होगा या बिलियन डॉलर, बिलियन ट्रिलियन हमको नहीं, बिलियन है ना, अजीब अनाप शनाप अमाउंट है। 550-600 बिलियन डॉलर होगा। 600 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन जानते हो कितने का है? 8000 करोड़ रुपया का। देना 600 बोल दिया ना, इसको 590 बोलना जरूरी है कमीना आदमी को, बेवकूफ प्राणी। सब राउंडिंग ऑफ में बोला जाता है बच्चे, हम लोग को थोड़ी ऐसे डेटा याद रहता, नहीं समझे? निफ्टी 50 बोलेंगे हम लोग तो अप्रॉक्स बोलेंगे हमेशा। अब हम 19,500 बोले, वो निकाल कर बोले 19,448। तो उस तरह के लोगों पे फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है जोरदार। ऐसे तो मेरे को मेरा एज ही याद नहीं रहता है, नहीं फिर साल महीना भी बोलो, दिन बोलो, घंटा बोलो, एक्यूरेट तो वैसे ही बोला जाएगा ना। तो 600 बिलियन और 1 बिलियन 8000 करोड़ रुपया, 1 बिलियन 8000 करोड़ रुपया, 600 इंटू 8000 करोड़, तो ये तो 5 हो ही गया, 48 लाख करोड़ रुपया। इतना रुपया हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। एक वक्त था ये 20-25 बिलियन भी नहीं बचा था, हम होश संभाल लिए थे उस वक्त। 1989, 90, 91, 92, ये जो पीरियड था पूरा, हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, बहुत खराब स्थिति। हम, मैं बोलूं ना ये सब, ये पढ़ाइए आप इससे फिर निकलेगी मतलब आपका कहानी सब। मैं बोल रहा हूं तो बस सुनो, मैं 10 मिनट बोला था, 25 मिनट हो गया। तो अनएंडिंग है ये पढ़ाई, कभी नहीं खत्म होने वाला टाइप से है, बट देन सिलेबस भी पढ़ना है, ठीक? तो वो वक्त ऐसा था जब चंद्रशेखर वॉज द प्राइम मिनिस्टर। सर चंद्रशेखर भी कभी प्राइम मिनिस्टर थे? कौन था ये आदमी? यूपी का बंदा, बलिया का था। यूपी में कोई बलिया होगा या बिहार में बलिया होगा पता नहीं, बट यूपी का था वो बंदा। ये बंदा जब प्राइम मिनिस्टर बना तब हिंदुस्तान के पास अपने इंपोर्ट का 7 दिन का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं था। अरे उस पीरियड को थोड़ा आगे पीछे करके देखो, वहां होगा। जब मैं मेरे मुंह से निकला है तो वो होगा। आप समझ रहे हो बात को? थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा पर वो होगा। मार चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर टाइम, मारो मारो ना, गूगल है तो तेरे पास। अरे वो कांग्रेस की सपोर्ट से बना, कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया। नहीं मिला अभी भी तो हो गया ना। तो मैंने क्या बोला? 89, 90, 91, 92 वो वाला टेन्योर नहीं बोला। नहीं बोला मैं बीकॉम में था। तो सुनेगा नहीं, वो क्वेश्चन करेगा। इतनी ताकत है उसमें। ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे को आप माफ करेंगे, हाँ बेटा, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे, फिर ना फंस जाएंगे आप। कॉमर्स है ना, मैं बार बार बोलता हूं, साइंस नहीं है। ओके, तो सर क्या बोल रहे थे आप? हम लोग का ऐसा हालत था बेटा
कि हम लोगों के पास फॉरेक्स रिजर्व में इतना पैसा नहीं था कि हम 7 दिन का अगला हफ्ता का इंपोर्ट बिल पे कर पाए। इंपोर्ट बिल का तो पेमेंट फॉरेक्स से करना होगा ना जी, इतना पैसा नहीं था। चंद्रशेखर की सरकार थी, पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, वीपी सिंह की, उसके बाद तो बस चलता ही गया, प्राइम मिनिस्टर रोज रोज चेंज होते गए। देवे गौड़ा भी बने, मैंने कौन नहीं बना। उसके बाद नरसिम्हा राव आए, तब स्टेबिलिटी आया। सब बने उस वक्त। वो पंजाबी एक तो था, वो भी बना। इंदर कुमार गुजराल, आई के गुजराल बने, देवे गौड़ा बना, जो कुमार स्वामी, जेडीएस पार्टी है ना, जेडीएस, कर्नाटका, वहां एक पार्टी है जेडीएस, वहां का लीडर है कुमार स्वामी, उसका बाप है देवेगौड़ा, वो भी बना। वो ऐसे बैठे बैठे सो जाता था मीटिंग वूटिंग, दिख रहा है पूरा पब्लिक को सोया वो। दिन खराब था जी हिंदुस्तान का, टाइम खराब थी। टाइम अच्छी आई 92 के बाद से। नाउ एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है। Lots of money is being poured in India, because India is the only economy which is giving a growth of 6 to 7%. बाकी इकोनॉमी या तो 0 ग्रोथ पे है या 1 to 3% पे है, या माइनस में है, रिसीशन में है। 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर में अगर ग्रोथ गिरता है तो रिसीशन बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी इज एट रेसेशन। अमेरिका रेसेशन में आने वाला है, पूरा यूरोप रेसेशन में है, हम शेर हैं। और हम लोगों का वो वक्त जो था ना 1992 तक, हम लोग 2 से 3% से ग्रो करते थे। हम लोग बोलते थे इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते थे? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मैंने ठीक है, चल रहा है, कौन ध्यान देता है देश पे, भाड़ में जाए। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वैसे लॉ मेकर्स थे। And then that great man came, पीवी नरसिम्हा राव, साउथ इंडिया से। हम हैदराबाद का था वो बंदा, छोटी सी मेजॉरिटी पे सरकार बनाया, फुल मेजॉरिटी पे भी नहीं था, मतलब कांग्रेस के पास इतनी सीट नहीं थी कि वो अकेला सरकार बना सके। खिचड़ी सरकार बना, क्या बोलते हैं आप लोग, कोएलिशन गवर्नमेंट लेके आया मनमोहन सिंह जी को आरबीआई से। वो आरबीआई के गवर्नर होते थे। एंड दैट मैन soul-handedly has turned the Indian economy for positive growth forever. जब तक मैं तुम जिंदा रहेंगे, मैं तो श्योर हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, हम हिंदुस्तान का डी ग्रोथ तो नहीं देखेंगे। हम हिंदुस्तान रिसेशन में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोविड में नहीं गए हम यार, बात करते हो नहीं समझे। सो बैकग्राउंड, हाँ, एंड हम लोगों को नरसिम्हा राव के प्रति इज्जत मन में होना चाहिए, बिकॉज ही ओपनड अप द इकोनॉमी। उसने इकोनॉमी खोली, तब जाकर के आज हमारे यहाँ पे इतने इतने पैसे आ रहे हैं, हम लोग इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ पे इतने पैसे आ रहे हैं बोल करके ना, हमारे यहाँ कंपनियां बड़ी बड़ी बन रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तभी ना हम लोग ग्रो कर रहे हैं जी।
तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ना, जब तक पैसे नहीं आएंगे, ग्रोथ नहीं होगा. एंड देन वी द इंडियंस हु आर ऑलवेज एनर्जेटिक, ऑलवेज एंटरप्राइजिंग, हमेशा से हम लोगों के अंदर वो जज्बा में है. तुम लोग अपने आप को देखो ना, 4 ट्यूशन भाग लेते हो एक दिन में, नहीं कर लेते हो? अमेरिका का बच्चा को बोल दो, नहीं करेगा वो लोग. देखो ये बच्चा कुछ और बोला, नोट्स भी नहीं लिखता है. सो हम लोगों के यहां पे अभी क्या, हम लोग अभी दिख रहा हम लोगों को सब कुछ अच्छा अच्छा. सो विल चेज ना यार. बचपन से गरीब, क्या बोलते, पुअर कंट्री थे हम लोग. तो हम लोगों को बोला जाता था, मैं जब 7-8 क्लास में था तो हम लोग बोलते थे भारत एक गरीब देश है. माने हम लोग का पहला सेंटेंस होता था भारत के बारे में, गरीब देश है. आज हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपिंग इकोनॉमी. यस और नो? एक वक्त आएगा जब डेवलप्ड इकोनॉमी भी हो जाएंगे. ये तो प्राइम मिनिस्टर अच्छे नहीं मिले, लॉ मेकर्स अच्छे नहीं मिले, नहीं तो 2020 तक हमको डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना चाहिए था. चलो 2050 लगा दो, करके तो दिखाओ. मोदी जी बोल रहे 2047 तक बना देंगे. तू तो अभी मर लेगा यार कुछ दिनों में. तेरे को ऐसा माहौल बना के जाना है, फिर कोई उसको बैक ट्रैक नहीं कर सके. नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं? एंड ही विल ट्राई टू डू दैट, बिकॉज वो ऑलरेडी 70-75 साल का होगा. नहीं होगा? कितना दिन जिएगा? हाँ, माहौल बनाना. बार बार बोलता हूं कि वहां से बाहर आ गए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से बाहर आ गए, उस जगह से बाहर आ गए. नाउ मैदान खाली है जी, अपन को दौड़ा देना अपना घोड़ा बस. एंड दैट विल हैपन. सो एनीवे, स्टोरी 10 मिनट का आधे घंटे में खत्म हुआ, 45 मिनट में. आई एम सॉरी, हम निफ्टी समझाने गए थे और इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे एक छोटा सा आपको लेक्चर दे दिए. ओके, आकर के लिवरेज नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और ऐसा वापस से मूड कब बनेगा बोलने का, मैं नहीं बोल पाऊंगा. ठीक है, बाय. 10 मिनट में मिलते हैं. हाँ, मैं ले लेता हूं.